Hello everyone, welcome to this beautiful session from the pulmonary medicine. But before revealing the topic, I want you to solve a question with me. So the question is given कि there is a 18-year-old guy who has met with an RTA and उसका shaft टूट गया है femur का. As you can see the X-ray, there is a femur fracture. He underwent ORIF, that is open reduction internal fixation surgery. उसी दिन पे उसकी सर्जरी कर दी गई थी. Suddenly, second day पे he developed SOP and the saturation dropped to 80%. That means the patient is lending him into respiratory distress somehow, and we have to find the cause. और जब हमने वाइटल्स चेक किए तो देयर इज अ टैकिकार्डिया, टैकिपनिया विद अ नॉर्मल बीपी, विद अ डिसेंट बीपी, with the use of accessory muscles of respiration. Can you tell me some accessory muscles of respiration? Okay, I will tell you. It is like pectoralis major, minor, sternocleidomastoid muscle, rectus abdominalis, internalis, externalis, oblique, and many more. ठीक है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता, but he is using his accessory muscles of respiration. And CNS में उसका there is a dropping of the GCS, उसका GCS drop हो रहा है, means the GCS of 8/15 is coma. यहाँ मैं 8/15 को कोमा कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि देयर आर पेटिचिए नोटेड इन द एक्सिला एंड द चेस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट line of all the above is there is a petechiae in the chest and the axilla of the patient. अब ये है कि आरटीए के बाद यू आर थिंकिंग कि अगर लॉन्ग बोन टूट गई तो देयर इज अ pulmonary thromboembolism. It could be pulmonary thromboembolism, but if the question is not mentioning about GCS or petechiae, then I can think about PTE. But in the FES, that is the topic of interest is fat embolism syndrome. Fat embolism syndrome के अंदर there is a skin involvement as well as there is a CNS involvement also. Both of these are absent in PTE, that is pulmonary thromboembolism. So here the diagnosis will be fat embolism syndrome, not pulmonary embolism syndrome. तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और यही हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम. तो इट इज यूजुअली आफ्टर अ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, यूजुअली मैनिफेस्ट ऑन द सेकंड डे और द थर्ड डे. अब ये हो सकता है कि अगर पेशेंट ट्रॉमा का आ रहा है एंड ही हैज सीएनएस मैनिफेस्टेशन विद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ये भी तो हो सकता है ना कि उसको सबएरेक्नॉइड हैमरेज, सबएरेक्नॉइड ब्लीड, समथिंग लाइक लाइक दिस हुआ हो. लेकिन अब सेकंड डे और थर्ड डे पे सीएनएस मैनिफेस्टेशन आते हैं इस पेशेंट के अंदर, नॉट ऑन द फर्स्ट डे. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन और व्हाइल अटेंडिंग द पेशेंट. ठीक है, तो अगर इसका इंट्रोडक्शन में देखें तो इट इज अ ट्रॉमेटिक फैट एम्बोलिज्म, रेयर एंटिटी है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के बाद होता है या सर्जरी के बाद होता है, विद अ क्लासिकल ट्रायड जिसमें सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, स्किन मैनिफेस्टेशन है एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो है ही. तो बेसिकली इसके अंदर आपके 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जिसको बोलते हैं सीआरपी. इट इज नॉट सी रिएक्टिव प्रोटीन, इट इज सीएनएस मैनिफेस्टेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सॉरी, हाँ, हाँ, एंड पेटिचे. सीआरपी इज 3. नेक्स्ट, अगर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमने देख लिया बहुत अच्छी तरीके से, पैथोजेनेसिस. ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके अंदर? तो बेसिकली जब आपका फैटी बोन्स या लॉन्ग बोन्स जब आपके टूटते हैं, तो देयर इज़ अ फ्लैट फैट ग्लोब्यूल्स रिलीजिंग इनटू द ब्लड. फैट के ग्लोब्यूल्स जो आपके लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट है, दे विल बी ब्रेकिंग फ्री इनटू द ब्लड वेसल्स. एज़ यू कैन सी हियर, द फैट ग्लोब्यूल्स आर ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, है ना? तो आई कैन से कि फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट विल रिलीज फैट ग्लोब्यूल्स. अब फैट ग्लोब्यूल्स पे आपके ब्लड के अंदर देयर इज अ लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, जिसको मैं बोलता हूँ लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम. आई एम नॉट राइटिंग द फुल फॉर्म, basically I am here to explain you much, you can write it by yourself. Lipoprotein lipase will act upon this fat globules and will break it eventually into free fatty acid. फ्री फैटी एसिड के अंदर ब्रेक कर देगा. नाउ दिस फ्री फैटी एसिड विल बी ट्रैवलिंग थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली इन द अपर पार्ट, बिकॉज क्या होता है ना, these free fatty acid are very light in weight, so they will be floating in the upper part of the body much more, and these will trigger cytokinin induced microcirculation. The inflammation and the rupture of the blood vessels is due to cytokinins activated by free fatty acids. ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे? तो these are the three CRP, CRP, which I have already told you. There is CNS manifestation in form of dropping of GCS or coma. There is a respiratory depression, that is falling of SpO2. There is a petechiae या petechial rashes. अब मैं यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा चीज ऐड करवा देता हूँ. यू कैन राइट इट कि petechiae है PPE. इट इज नॉट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इट इज petechiae, purpura एंड ecchymosis. तीनों ही स्किन के मैनिफेस्टेशन है. तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दिस? तो अगर मैं बोलूँ पी से पी कर दीजिए, पी से पिन पॉइंट में कर देता हूँ आपको. तो दीज आर पिन पॉइंट ब्लीडिंग, यू कैन सी ऑन द स्किन. पर्पुरा इज पैच, पर्पुरा इज पैच, इट इज अ माइल्ड लार्ज देन द petechiae, एंड ecchymosis इज एक्स्ट्रा, यू कैन सी एक्सेजरेटेड कर दीजिए इसको, एक्स्ट्रा.
मतलब ज़्यादा फैला हुआ या एक्सटेंडेड फॉर्म बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ निमोनिक जिससे आप इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इफ यू वांट कि मैं इनका वो भी लिख दूँ, मैं इसमें ये भी ऐड कर देता हूँ कि इट इज़ पेटिचे इज़ लेस देन 2 mm, purpura is 2 to 1 centimeter, 2 mm, okay, and it is of more than 1 centimeter ecchymosis. So you can see there is a healthy table you can see here. Petechiae, purpura, ecchymosis. Pin, patch, extended. Less than 2 mm, 2 mm to 1 centimeter, more than 1 centimeter. This is how you can distinguish between petechiae, purpura, and ecchymosis. Moving to the next, result in CRP, that is CNS manifestation in form of stupor, low GCS, respiratory depression in form of decreasing SpO2, and skin manifestation in form of microbleeding. You can see here. Let me zoom this image for you. You can see this micro pinpoint bleeding in the axilla and the chest wall. तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यूजुअली जो आप पेटीचे देखेंगे दैट विल बी इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक इन बोन कैंसर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर में यू विल बी सीइंग पेटीचे इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, एंड लेटर व्हेन द डिजीज प्रोग्रेसेस दे विल be coming up on the dorso and the rest part of the body. But here the manifestation of the petechiae start in the axilla and the chest first, because I have told you ki the flat globules are lighter in the nature, so they tend to go up into the circulation, है ना। अब ये है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए इट हैज टू बी इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बट जैसे हमारे बोन टूटी तो इंफीरियर वेना कावा से इट शुड बी कमिंग इनटू द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, बट हाउ राइट पार्ट में आ गया, अब राइट से इट शुड बी गोइंग इनटू द लंग्स, है ना। तो बॉडी में जाने के लिए तो इट शुड बी प्रेजेंट इनटू द लेफ्ट साइड। तो अब लेफ्ट साइड में कैसे आएगा उसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ the fat globules or the inflammatory cytokinins will be traveling to the left part and causing the systemic problems. तो ये आपकी हो गया पेटीचे वाला पार्ट। देयर इज अ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सीन, सीएनएस मैनिफेस्टेशन में देयर आर माइक्रो ब्लीड्स एज यू कैन सी, ठीक है, these white spot, these are seen into these can be seen into DIA also, diffuse anoxal injury. But how we will be differentiating between these two, I will be telling you in the subsequent slides. तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर पेशेंट का पोस्ट फ्रैक्चर, पोस्ट लॉन्ग बोन या एक्सीडेंट आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ रहा है तो हमारे को फेट एम्बोलिज्म के साथ साथ दो चीजें और भी ध्यान रखनी होती है जिसको बोलते हैं हम पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एंड एआरडीएस। हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि क्यों एम्बोलिज्म नहीं है, क्यों एआरडीएस नहीं है, या क्यों फेस है। तो देयर इज अ टेबल। तो इसमें ट्रिगर्स क्या क्या है, तो एम्बोलिज्म का ट्रिगर इज डीवीटी, वी ऑल नो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। immobilization is a trigger, immobilization, एंड सी मीन्स कैंसर। यू नो कि कैंसर इज अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट जहाँ पे क्लॉटिंग पावर बढ़ जाती है ब्लड की, कैंसर। और वी कैन से कैंसर सर्जरीज, बिकॉज कैंसर से भी आपके रिस्क है, प्लस सर्जरी होगी तो बेड रिडन होगा, तो देर इज अ डबल रिस्क। तो DIC is also disseminator intravascular coagulation, but here the DIC is DVT, immobilization and cancer. So these are the trigger for pulmonary thromboembolism. You know there's a DVT जब होता है पेशेंट को, we have a positive Human sign, है ना, जिसके लिए हम न्यूमेटिक कंप्रेशन ड्रेसिंग यूज करते हैं, जिसको मैं आगे आपको फोटो दिखाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेटिक कंप्रेशन ड्रेसिंग एंड इलास्टिक बैंडेज। आई विल बी टेलिंग यू इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर एआरडीएस। तो इट दे आर निमोनिया, निमोनिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, एआरडीएस सॉरी एक्यूट रेस्पिरेटरी, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, बिकॉज एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है ना, द पेशेंट विल बी बेड रिडन अगेन। तो बेड रिडन पेशेंट में आपको इमोबिलाइजेशन एंड इट कैन कॉज ट्रिगर टू द लंग्स, डैमेज कर सकता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस भी आपके पेशेंट को। एंड इफ देयर इज अ कंट्यूशन डायरेक्टली ऑन टू द लंग्स, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी कंट्यूशन, पल्मोनरी कंट्यूशन, तो उससे भी आपका एआरडीएस हो सकता है। तो दीज आर द बेसिकली ट्रिगर्स फॉर बोथ द डिजीजेस कि किस कंडीशन में हमारे को एम्बोलिज्म सस्पेक्ट करना है, किस कंडीशन में हमारे को एआरडीएस सस्पेक्ट करना है। बट बेसिकली एक डिफरेंस मैं आपको यही बता देता हूँ कि सीएनएस मैनिफेस्टेशन एंड स्किन मैनिफेस्टेशन इन दोनों ही कंडीशन में नहीं देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विल बी कॉमन इन ऑल ऑफ द थ्री, स्किन मैनिफेस्टेशन एंड सीएनएस विल बी स्ट्रिक्टली स्टिक्ड टू एफईएस, और इन दोनों के अंदर आपको ओनली रेस्पिरेटरी कंपोनेंट विल बी ऑल्टर्ड। दिस इज बेड रिडन पेशेंट, सेप्सिस। तो अब देखते हैं, हाँ, अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है ईटियोलॉजी की, कैसे होगा ये। तो आई हैव टोल्ड यू कि द फैट ग्लोब्यूल्स आर लाइटर इन नेचर, दे टेंड टू फ्लो अपवर्ड्स। अब क्या है ना, वो आपकी इंफीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना, इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा से आपके राइट एट्रियम में चले गए। अब क्या होता है कि देयर इज अ कंडीशन नोन एज पेटेंट डक्टस, पेटेंट फोसा ओवेलिस।
पेटेंट फोसा ओवेलिस। अब क्या होगा इस कंडीशन में ना, देयर इज अ ट्रैवलिंग ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, लेट मी हाईलाइट इन द अदर पेन। हाँ, so there is a patent fossa ovalis here. So the fat globules which are present in the right atrium that has came from the systemic circulation will go into the left atrium. अब लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद it will be going into left ventricle and subsequently into the arc of aorta. And once it has reached the arc of aorta, ठीक है, it will circulate in the body, especially in the brain and pulmonary circulation also. तो हमारे पास एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं हम पेटेंट डक्टस पेटेंट फोसा ओवेलिस, पेटेंट फोसा ओवेलिस। इट ऑपरेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वी ऑल नो राइट टू लेफ्ट की शंटिंग होती है इसके अंदर। द सेकंड इटियोलॉजी जिसकी वजह से हमारे को अपर बॉडी के अंदर आपको मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं, दैट इज पैम। आई विल बी राइटिंग द नेम, पल्मोनरी आर्टीरियो वीनस malformation. इफ देर इज abnormal कनेक्शन बिटवीन pulmonary arteries and veins, है ना, तो जब आपका राइट से लंग्स में जाएगा, राइट सेक्शन से लंग में जाएगा, तो विद द प्रॉब्लम विद द वेन एंड द आर्टरी इन द लंग्स, इट कैन बी गोइंग इनटू आर्टीरियल साइन एंड सब्सिक्वेंटली इनटू द बॉडी। उसके हाँ, तो यहाँ पे चलो एक चीज मैं मुझे याद आई है, मैं आपको बताता हूँ कि पैम ना एक एंटीडोट भी होता है किसी चीज का, एंटीडोट। इट इज एंटीडोट फॉर ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। सो मैं बोलता हूँ प्रेलिडॉक्सिम, डॉक्सिम, ठीक है। जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे याद आ गया था, मैं आपको बता दिया। पैम इज एंटीडोट ऑफ ओपी पॉइजनिंग, दैट इज प्रालिडॉक्सिम उसको बोलते हैं। उसके बाद देयर इज अ फैट ग्लोब्यूल्स ट्रैवलिंग इनटू द ट्रांसफर पल्मोनरी कैपिलरी, ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ फैट, माइक्रोग्लोब्यूल्स बोल सकते हैं इसको, स्मॉल वाला पार्ट, that will also can go into pulmonary capillaries causing the respiratory manifestation. AV malformation and FPFOs can cause the upper axilla, can justify why the petechial bleeds, petechial rash is happening in the axilla in the chest, because with both these two entities the fat will be circulating in the upper half of the body first, causing the आपके petechiae in the axilla and chest. I hope this is clear. This is a pulmonary artery malformation, you can see, है ना। तो जब ये रेड से, जब आपका ब्लू से आ जाएगा तो ब्लू से ये रेड में चला जाएगा, या रेड से ब्लू में चला जाएगा। सो मूविंग फर्दर इन द टॉपिक, नाउ वी विल डिस्कस द कॉज ऑफ द फैट एम्बोलिज्म, जिसके अंदर हमने दो में डिवाइड किया है, सर्जिकल कॉज वर्सेस मेडिकल कॉज। तो सर्जिकल कॉज में द फर्स्ट वन इज पॉलीट्रॉमा, obviously because the long bones are involved, so polytrauma is the first cause. Second is joint replacement therapies. Joint replacement therapies like आपका hip replacement हो सकता है, hip replacement, total hip replacement and total knee replacement, both the surgeries are important. फिर I is intramedullary nailing, intramedullary नेलिंग। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कोई एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, ऐसी एक लंबी सी फीमर में एक नेल होती है, ही इज हैमरिंग इट विद अ हैमर, जोर जोर से मार मार के उसको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दैट इज इंट्रामेड्यूलरी नेलिंग प्रोसीजर। एंड द लास्ट वन इज एल। एल से क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं, एल से इज लाइपोसक्शन, लाइपोसक्शन फैट रिडक्शन में यूज करते हैं बेसिकली टू सक आउट द सबक्यूटेनियस टिश्यूज। दिस इज द इमेज ऑफ लाइपोसक्शन, है ना, यू कैन सी दिस इज अ डिवाइस, है ना, फॉर लाइपोसक्शनिंग, एंड ही इज सक्शनिंग आउट द फैट फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी। दिस इज लाइपोसक्शन प्रोसीजर। नाउ मूविंग टू द मेडिकल कॉज। मेडिकल कॉज में हमारे पास क्या आ सकता है, तो एक हो सकता है कि अगर हम लॉन्ग पोन्स के अंदर फ्लूइड्स देते हैं, ड्रग्स दे रहे हैं इमरजेंसी में, वी यूज इंट्राओशियस एक्सेस। ट्रॉमा में जब हम पोस्टीरियर टीबिया पे, एंटीरियर टीबिया पे जब हम पंचर करते हैं फॉर इंट्राओशियस एक्सेस, है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट्राओशियस बोन एक्सेस, एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे रिससिटेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे वी आर इन्वॉल्विंग, वी आर इंटरप्टिंग द नॉर्मल कैविटी ऑफ द बोन, तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। द सेकंड इज acute pancreatitis, acute pancreatitis. Third is diabetes mellitus, diabetes mellitus, and the fourth point is TPN. Okay, डायबिटीज मेलाइटस एज इन बिकॉज कि इसके अंदर इट इज अ हाई, आपकी कहते हैं ट्राइग्लिसरीमिक स्टेट होती है, इसके अंदर आपको मिलता है हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, because diabetes mellitus increase the level of triglycerides and eventually can cause important आपका फेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो दीज आर द टू कॉजेज, सर्जिकल वर्सेस मेडिकल कॉज, ठीक है, जिसके अंदर पॉलीट्रॉमा, लाइपोसक्शन, इंट्रामेड्यूलर नेलिंग हो गई, इंट्राओशियस एक्यूट पेनकेटाइटिस, डायबिटीज एंड टीपीएन आर द मेडिकल कॉज ऑफ इट। सो दिस इज द टीपीएन, वाइट जो आपका मिल्क जैसा दिखता है आपको, कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी।
एक ऐसे ही व्हाइट कलर का एक और एनेस्थीसिया भी होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल, जस्ट टू ऐड ऑन। मूविंग फर्दर, अब देखते हैं कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है। जैसे हमारे पास नाडास क्राइटेरिया होता है फॉर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, जैसे हमारे पास डूक्स क्राइटेरिया होता है, जैसे हमारे पास रूबिन्स क्राइटेरिया होता है, उसी तरीके से हमारे पास फॉर दिस फैट एम्बोलिज्म के लिए हमारे पास एक गर्ड विल्सन क्राइटेरिया होता है। हमारे पास होता है गर्ड विल्सन क्राइटेरिया, गर्ड विल्सन क्राइटेरिया। So in this Gerd-Wilson criteria, there are two parts: major criteria and minor criteria. Major criteria is CRP, that is CNS, respiratory and petechiae are the part of the major criteria. Minor criteria में हमारे पास है pyrexia fever, that is more than of 38 degree centigrade, tachycardia more of 100 degree 100 beats per minute, retinal changes। अब क्या होगा ना कि जो माइक्रो फैट ग्लोब्यूल सर्कुलेट कर रहे हैं आपकी बॉडी में, दे टेंड टू ब्लॉक द रेटिनल आर्टरीज, दैट विल कॉज रेटिनल नेक्रोसिस, या फिर इसको रेटिनल इस्चीमिया कर देते हैं अपन, रेटिनल इस्चीमिया कर देगा वो। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू फंडोस्कोपी टू सी द रेटिनल पार्ट। आई विल बी शोइंग द इमेज ऑफ रेटिनल इस्चीमिया आल्सो। इन किडनी आपके जो वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे फ्लैट से, दे विल कॉज ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया, that is less than 400 ml per day, and anuria is less than 100 ml per day. जॉन्डिस, इफ द लिवर ब्लड वेसल्स आर इंटरप्टेड, तो आपको जॉन्डिस के मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ द प्लेटलेट्स गेट टू टेंड टू डिक्रीज बाय 50%, एज मच एज 50% ड्रॉप इन द प्लेटलेट्स यू विल बी सीइंग, एंड हीमोग्लोबिन इज ड्रॉप्ड बाय 20%। प्लेटलेट गिर गया 50%, हीमोग्लोबिन गिर गया 20%, ईएसआर इंक्रीज हो जाएगा बाय मोर देन 71, मोर देन 71, 70s 80s 90s तक भी चले जाता है फर्स्ट आवर के अंदर ड्यू टू दिस फेस। ओके, देन यू कैन सी फैट मैक्रोग्लोबिनीमिया। फैट मैक्रोग्लोबिनीमिया का मतलब है कि मान लीजिए अब जैसे पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर आएगा एंड यू विल बी टेकिंग एबीजी सैंपल और ब्लड सैंपल ऑफ दिस पेशेंट, तो यू कैन सी द विजिबल फैट ग्लोब्यूल्स इन द सिरिंज। इतने आपको वो इतना ज्यादा होते हैं ब्लड के अंदर, दे सर्कुलेटिंग। तो आप एबीजी सैंपल के अंदर, वीनस सैंपल के अंदर, यू आर टेंड टू सी द माइक्रो माइक्रो येलो येलो कलर के पार्टिकल्स, दैट इज फैट मैक्रोग्लोबिनीमिया। ओके, अब फैट ग्लोब्यूल्स आपको यूरिन में भी देखने को मिल सकते हैं, आपको स्प्यूटम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, स्प्यूटम, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन बाल, बाल। कैन यू रिमेंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाल? दैट इज ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज, ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज। तो दीज आर द माइनर क्राइटेरियाज, एंड मेजर क्राइटेरियाज में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीएनएस है, रेस्पिरेटरी है एंड पेटिचे है फॉर स्किन। यहाँ तक क्लियर हो गया मेजर और माइनर। अब यहाँ पे है कि कितने मेजर कितने माइनर क्राइटेरिया से हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस बनेगा। तो हमारे को एक मेजर क्राइटेरिया चाहिए एंड वी वांट 4 माइनर क्राइटेरिया टू टेल द पेशेंट इज हैविंग फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। So this is a beautiful image showing retinal ischemia. You can see that yellow spots, small yellow spots. You know, these are the areas. You can see this. These are the areas of ischemia. Okay? You can take a screenshot if you want, just to make it clear for you. This is a fundoscopy image. Moving further, हमारे पास आगे है कि क्या वर्कअप करेंगे। अब डायग्नोसिस हो गया, अब हमारे डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हमारे को वर्कअप चाहिए, या कौन से वर्कअप हमारे को सपोर्ट करेंगे हमारे डायग्नोसिस के अंदर। तो जब रेस्पिरेटरी का पेशेंट आएगा तो ऑब्वियसली वी विल बी गोइंग फॉर अ चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे विल बी ईदर नॉर्मल और इट विल शो डिफ्यूज बाइलेटरल इनफिल्ट्रेट्स, डिफ्यूज बाइलेटरल इनफिल्ट्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्नो स्नॉम अपीयरेंस। आपने स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस और भी डिजीज के अंदर पढ़े होंगे, है ना? क्या आप रिकॉल कर पा रही हैं कौन सी डिजीज थी वो? ठीक है, आप 2 मिनट सोचिए, तब तक मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद अपन हेलिकल सिटीज करवाएंगे, हेलिकल सिटी स्कैन करवाएंगे, जिसके अंदर हमारे को ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज देखने को मिलेगी, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। अब एक और सवाल ही मेरे यहाँ पे, अब आप सोचिए कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज और कौन कौन से डिजीज के अंदर देखने को मिलती है ना? तब तक मैं आगे चलता हूँ, तब तक आप सोचिए, मैं वापस आके आपको बताऊंगा किसके अंदर देखने को मिलती है। सीटी स्कैन, अब सीटी क्यों करवा लें? बिकॉज एक्चुअली में द पेशेंट विल प्रेजेंट आफ्टर आरटीए और एनी ट्रॉमा, तो हो सकता है कि इट देयर कैन बी अ ब्लीड इन द ब्रेन। अब इफ देयर इज अ ब्लीड इन द ब्रेन, तो हमारे को उसको रूल आउट करने के लिए सीटी करवाना जरूरी है, सीसीटी करवाना जरूरी है, ताकि हम सबड्यूरल हेमरेज, सब एरेक्नॉइड हेमरेज, एपिड्यूरल हेमरेज या डिफ्यूज एनोक्सल इंजरी, मेनली दिस 4 पार्ट्स को रूल आउट कर सके। सीटी हेड या तो नॉर्मल होगा या हमारे को मिलेगा डिफ्यूज व्हाइट मैटर पेटिचिस, पेटिचिए। अब जो ये डिफ्यूज व्हाइट मैटर पेटिचे है ना, दिस विल बी प्रेजेंट इन DIA एंड फेस आल्सो। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब है कि जब आपने सीटी करवाया तो या तो आपको क्रिसेंट शेप आपको देखने को मिलेगा,
तो आप उसको बोल दिए कि इट इज़ अ एपिड्यूरल हेमरेज। अगर आपको लेमन शेयर देखने को मिला, आपने कहा इट इज़ अ सबड्यूरल हेमरेज, हेमेटोमा, दैट इज़ समथिंग अलग। अगर आपको डिफ्यूज एनोक्सियल इंजरी का पेशेंट है, देन यू विल बी सीइंग द व्हाइट मैटर पेटिचे। तो जब व्हाइट मैटर पेटिचे आपको दिखेगा, तो ये दोनों के अंदर हो सकता है, डिफ्यूज एनोक्सियल इंजरी वर्सेस फेस। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे है कि फेस के अंदर स्किन मैनिफेस्टेशन आएंगे, जो एक्जिला में और आपको चेस्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन डीआईए के अंदर ऐसे कुछ इंटरवेंशंस या ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको नहीं दिखते, सिंपल। प्लस सीएनएस मैनिफेस्टेशन डीआईए के अंदर फर्स्ट डे में देखने को मिलेगा, जबकि फेस के अंदर आपको इट कैन बी सीन ऑन सेकंड ऑन द थर्ड डे ऑल्सो। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारी बात। तो हमने सिटी के हिसाब से भी दोनों को डिफरेंशिएट करना सीख लिया। अब आगे चलते हैं कि हमने ट्रांस इसोफेजियल ईगो करवाया टू डेमोन्स्ट्रेट पीएफओ, पेटेंट फोसा ओवेलिस के लिए हमारे को ट्रांस इसोफेजियल ईगो की जरूरत पड़ेगी। डॉपलर हम करवाएंगे फॉर डीवीटी, बिकॉज हमने देखा था कि डीवीटी इज इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर पीटीई, दैट इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो उसको रोल आउट करने के लिए वी हैव टू गो फॉर डीवीटी ऑल्सो। बाल करेंगे टू स्टेन फॉर फैट, बाल करके स्टेन करेंगे फैट के लिए, मतलब जो स्टेन फॉर फैट। ओके गाइस, यूरिन माइक्रोस्कोपी में वी विल बी सीइंग फैट ओवल बॉडीज, फैट ओवल बॉडीज। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। क्या आपको याद आया स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है? तो इट विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ सिलिकोसिस, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, सिलिकोसिस, चिकन पॉक्स निमोनिया, चिकन पॉक्स निमोनिया, एंड ऑल्सो सीन इन डिससेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। तो इन तीनों के अंदर यू विल बी एबल टू सी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, इन तीनों के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। रही बात जीजीओस की, जो मैंने आपको बताया था, तो जीजीओस विल बी सीन इन थ्री कंडीशंस, जिसमें से दो तो आपकी हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस लाइक सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस के अंदर आपको जीजीओस देखने को मिल सकते हैं। इवन इन कोविड निमोनिया यू विल बी एबल टू सी जीजीओस, कोविड निमोनिया। तो दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द टोटल डिस्ट्रक्टेड लंग। यू कैन सी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट द स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ना, आराम से देखिए इसको आप। नाउ दिस इज अ सिटी, हेलिकल सिटी शोइंग जीजीओस, ठीक है, द टिपिकल जीजीओ पैटर्न, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी पैटर्न। This is a urine RM showing urine microscopy showing fat oval bodies. This is how fat globules या fat bodies are seen in microscopy of a urine, है ना। This is DVT, है ना। इसके अंदर आपका एक ह्यूमन साइन पॉजिटिव होता है, ह्यूमन साइन पॉजिटिव होता है। दैट इज पेन ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट, फुट के डॉर्सीफ्लेक्शन पे पेन होना काफ मसल में, दैट इज अ पॉजिटिव ह्यूमन साइन। डिस्कस की हमारा जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहना चाहिए पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले जो पेशेंट आएगा वो आपके पास आएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ में। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए वी विल बी गिविंग हिम हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, या फिर एनआरबीएम पे पेशेंट को रखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए हम उसके एनआरबीएम पे रख सकते हैं, या फिर हम उसको एचएफएनओ दे सकते हैं, विच एवर इज अवेलेबल। एनआरबीएम वी यूज टू गिव 15 लीटर्स पर मिनट के अकॉर्डिंग हम उसको देते हैं। वी विल बी गिविंग आईवी फ्लूइड फॉर इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल वाटर लॉस जो हमारे और आपके अंदर नॉर्मल यूजुअली 700 टू 800 ml के अराउंड होता है। तो पेशेंट में इट कैन बी इंक्रीज ड्यू टू डिस्ट्रेस के लिए, पेशेंट ज्यादा सांस लेगा तो ही विल बी वेरी फटीग एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द इनसेंसिबल वाटर लॉस। सेकंड बात है स्टेरॉइड्स देंगे हम। स्टेरॉइड्स क्यों देंगे? बिकॉज द सेरेब्रल एडिमा कंपोनेंट हियर, सेरेब्रल एडिमा जो हमारे पास इस कंडीशन में है, दैट इज वेसोजेनिक सेरेब्रल एडिमा। So what do you mean by vasogenic cerebral edema? It is basically due to the disruption of the blood-brain barrier. आपके जब फेस के अंदर BBB डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, then the cerebral edema which will be occurring is vasogenic cerebral edema. And out of 4 cerebral edemas, the vasogenic component, the vasogenic cerebral edema respond best to the steroids out there. स्टीरॉइड्स कौन से देंगे? इसका नाम है अपन डेक्सामीथेजोन, डेक्सामीथेजोन, मीथेजोन। ये वही स्टीरॉइड है जो हम आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज के अंदर देते हैं अलोंग विद बेक्लामिथेजोन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास जो 90s, लेट 90s या अर्ली 20s के बच्चे हैं, उनको इस इमेज की सिग्निफिकेंस पता होगी जो यहाँ पे मैंने लगा रखी है, दैट इज वीको टर्मरिक क्रीम।
सबको पता है, उसका बहुत फेमस गाना था, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक, विको टर्मरिक। तो इसका मुझे आ नहीं रहा अभी, लेकिन ये है कि इट वाज अ वेरी फेमस क्रीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी का निमोनिक मैं आपको देता हूँ, VICO। वी इज फॉर वेजोजेनिक, जो मैं ऑलरेडी आपको लिख चुका हूँ, वेजोजेनिक सेरेब्रल एडिमा। आई इज फॉर इंटरस्टिशियल, interstitial cerebral edema. C is for cytotoxic cerebral edema, cytotoxic cerebral edema, and O is for osmotic cerebral edema, osmotic cerebral edema। तो वीको से आप याद रख सकते हैं चार टाइप ऑफ सेरेब्रल एडिमास, जिसमें दो सी है, तो साइटोटॉक्सिक सी से स्टार्ट होता है, सी से खत्म होता है। तो ये एक परफेक्ट नेमोनिक है, इससे अच्छा मेरे हिसाब से मुझे कुछ मिला नहीं। यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। ओके, तो आपने हाई फ्लो दे दिया, आईवी फ्लूइड्स दे दिए, इंसेंसिबल वाटर लॉस के स्टेरॉइड्स दे दिया हमने वेसोजेनिक सेरेब्रल एडिमा के लिए। इन चारों में से सिर्फ वेसोजेनिक वाला ही आपका डेक्सामेथासोन को रिस्पॉन्ड करेगा। हेपेरिन भी हम देते हैं पेशेंट को डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस के लिए, डीवीटी प्रिवेंशन के लिए हम इसको हेपेरिन देते हैं, बिकॉज मतलब हेपेरिन हमारे पास आता है आपके दो फॉर्म में आ सकता है, इनॉक्सापेरिन के नाम से भी आता है, इनॉक्सापेरिन के नाम से भी आता है, आपके क्लेक्सिन के नाम से भी आता है, क्लेक्सिन 0.4, 0.6, एनी फॉर्म जो आपको ठीक लग रहा है आप उसको दे सकते हैं पेशेंट को। प्लस केडीटी ऑल्सो मेंशन कि एंटी लिपिडेमिक इफेक्ट भी होता है, एंटी लिपिडेमिक इफेक्ट, लिपिडीमिया के लेवल, लिपिड्स के लेवल को भी कम करता है ये ब्लड के अंदर। एंटी लिपिड में स्पेलिंग्स थोड़ा सा है ना गलत हो रही है, एंटी लिपिडेमिक इफेक्ट आप याद रख लीजिए, एंटी लिपिडेमिक इफेक्ट फॉर हेपेरिन होता है। केडीटी बोलती है तो हम मान लेते हैं कि होता है। डीवीटी प्रिवेंशन के लिए हम दे सकते हैं न्यूमेटिक कंप्रेशन ड्रेसिंग, जो कि आपकी ये है, दिस इज न्यूमेटिक कंप्रेशन ड्रेसिंग, दिस इज इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज। इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज हम देते हैं वेरिकोस वेन के लिए, जबकि न्यूमेटिक कंप्रेशन ड्रेसिंग हम देते हैं डीवीटी के लिए। बिकॉज न्यूमेटिक वाला आपके कांस्टेंट प्रेशर बना के नहीं रखता, वो आपके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला पार्ट फॉलो करता है, जबकि इलास्टिक वाला कांस्टेंट प्रेशर बना के रखता है टू प्रिवेंट वेरिकोस वेन। तो दोनों अलग अलग हैं, यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस, है ना, इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज एंड न्यूमेटिक कंप्रेशन ड्रेसिंग। यहाँ तक आपको ट्रीटमेंट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो देर वॉज अ पेशेंट विद एपिगेस्ट्रिक पेन, लाइक हिज लाइपेज वर एलिवेटेड। हम अक्यूट पैनक्रेटाइटिस सस्पेक्ट कर लेते हैं, सेंट्रल लाइन डाली, स्टेबलाइज किया, पेशेंट एनपीओ है। वी नो कि अपन अक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को एनपीओ रखते हैं टू प्रिवेंट पैनक्रियाटिक फंक्शन। थोड़ा सा भी पैनक्रियाज एक्टिव होती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आंसर मैं आपको और लिखवा देता हूँ कि जो अक्यूट पैनक्रेटाइटिस का जो पेन होता है उसमें हम कभी मॉर्फिन नहीं देते, मॉर्फिन नहीं देते। अब आप मुझे बताएंगे कि मॉर्फिन क्यों नहीं देते और उसकी जगह पे क्या देते हैं। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, मैं आंसर काट देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड डे उसको डिसेचुरेशन डेवलप हो गया है, एंड उसके बायलेटरल वाइट आउट्स देखने को मिले हमारे को चेस्ट एक्सरे में। तो बायलेटरल वाइट आउट सुन के आई होप आपका डायग्नोसिस क्लियर हो गया होगा कि इट इज नॉट एनी ऑफ दिस थ्री, इट विल बी ARDS, बिकॉज बायलेटरल वाइट आउट इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ ARDS। उसने फिर PaO2 FiO2 रेशियो भी दे दिया है, जो कि मोर देन 200 होना चाहिए आपके और मेरे अंदर में, जो कि इसके अंदर वेरी लेस है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। तो उसका आंसर चला गया आपके पास A, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। नाउ वी हैव समथिंग फॉर द एग्जाम, कि अगर ये तीनों डिजीज में से कोई भी आपके पास आएगी तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट। तो पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वर्सेस फैट एम्बोलिज्म के अंदर पटीचे या सीएनएस का डिफरेंस होता है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू एंड क्लियर द रीजन बिहाइंड इट। तो यहाँ पे नो पैटीच होगा, बाकी सेम रहेगा। ARDS के अंदर मैं आपको PAP वाला निमोनिक दे चुका हूँ ट्रिगर्स में ऊपर, ठीक है। एम्बोलिज्म एंड ARDS में आपको दोनों में ट्रिगर्स बताए थे मैंने। इसके अंदर आपको DVT इमोबिलाइजेशन कैंसर बताया था मैंने, और इसके अंदर आपको न्यूमोनिया, पल्मोनरी कंट्यूजन, अक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड सेप्सिस मैंने आपको ARDS के अंदर बताया था। दैट इज द सेम विच इज मेंशन इन दिस टेबल। एयर एम्बोलिज्म जब आप सेंट्रल लाइन डाल रहे हो सब क्लेवेंट टाइप की, तो देर इज अ चांस कि आप पेशेंट को आइट्रोजेनिक सेकेंडरी
न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। आइट्रोजेनिक मतलब आपके मेरे काम करने की वजह से, हम मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो हम जब डालेंगे तो उससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर आइट्रोजेनिक फॉर्म। आइट्रोजेनिक सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स विल बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सब क्लेवियन सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्जन। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो सीडीसी है उन्होंने तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्जन को चेंज करके सब क्लेवियन वेन कर दिया है। पहले इट यूज टू बी इंटरनल जुगुलर वेन। ये अपडेट आप कर लीजिए, बिकॉज क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, सब क्लेवियन वेन के अंदर इन्फेक्शन का चांस कम होता है एंड आईजीवी के अंदर इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। ऑल्दो कि सब सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स का चांस सब क्लेवियन के अंदर ज्यादा होता है, दे हैव गिवन प्रेफरेंस टू द इन्फेक्शन ओवर न्यूमोथोरेक्स। तो इट इज अ गुड, ये एक अपडेट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आप उसको याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू गिव यू आंसर्स। तो आप बने रहिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।